नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के बारे में। तो बड़े समय से चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी आखिर बदलाव कब करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से एक सकारात्मक जो बदलाव दिखाई दिया वो दिखाई दिया अमित मालवीय की छुट्टी। अब अमित मालवीय की छुट्टी क्यों जरूरी थी, हम उसके ऊपर आए। उससे पहले थोड़ा सा राजनीति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लड़ाई जो है वो हमेशा नैरेटिव की चलती है। जिसने इस लड़ाई को जीत लिया, राजनीति में कहते हैं कि वो लगभग चुनाव जो है वो उससे जीते चले जाते हैं। अब इसी वक्त की हम बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका जन्म ही सीजेआई की एक टिप्पणी से होता है, जिसका ना तो भारत की शिक्षा से कोई लेना देना है, ना भारत के स्वास्थ्य से कोई लेना देना है, ना उसका स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ एक सीजेआई की टिप्पणी थी। पार्टी बनी, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हुए। कैसे हुए, ऑर्गेनिक थे या इनऑर्गेनिक थे, अब वो सारा पर्दे के पीछे का जो खेल है वो सामने आ चुका है। लेकिन जैसे ही नीट का पेपर लीक हुआ, तुरंत से आम आदमी पार्टी ने उसको लपका और जो छोटा रिचार्ज था उसके पास ये मैसेज चला गया। अब माहौल बनाया गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। लेकिन आप सोचकर देखिए, उसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने सफलतापूर्वक नीट की जो परीक्षा थी उसको दोबारा भी करवा लिया। तो कॉकरोचों का मकसद क्या था? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और हम जो है वो लगातार यूजीसी के बाद से बात कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए, ताकि एक भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थित वर्ग है, जो प्रॉपर एक तरीके से हम कहें कि समर्थक है, उसकी नाराजगी दूर हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो स्टेप उस वक्त नहीं ली। अब हम आते हैं नैरेटिव की लड़ाई में। तो नैरेटिव की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल अहंकारवश जो है वो सोई हुई थी पिछले 11 साल में, क्योंकि उस आईटी सेल को लगता था कि नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी। तो जो नैरेटिव की सोशल मीडिया की जो लड़ाई थी, जो बीजेपी की आईटी सेल लगातार बार बार फेल होती जा रही थी, सीजेपी का जो आंदोलन हुआ उसमें एक बार फिर जो है वो फेल हो गई। आपने बीजेपी की आईटी सेल का एक भी ट्वीट नहीं देखा होगा जो तरीके से जो है वो सामने वाले को काउंटर किया हो। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल किस तरीके से काम करता है। तो एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे आप कह सकते हो कि नेता इस वक्त ज्यादा है, सरकारें उसके पास है, पैसा उसके पास है, और उसकी आईटी सेल जो है वो इतनी नालायक होगी कि वो काउंटर भी नहीं कर सके। आप छोड़िए काउंटर करना, तो भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, जो पॉलिसी है, उसको भी वो जमीन के ऊपर लोगों को समझाने में नाकामयाब हो जाए, तो इससे ज्यादा नकारा क्या बात होगी। और फिर उसके बाद में सीजेपी का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से संसद को लेकर जो माहौल बनाया गया, तब भी जो है वो ऐसी स्थिति बनी रही। अब नैरेटिव की आप लड़ाई देखिए। हम हमेशा जो है वो बात करते हैं लेफ्ट विंग की और राइट विंग की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पे भी आना पड़ा और लाल किले से दिमागी जो नक्सल है एक टिप्पणी करनी पड़ी, एक शब्द जो है वो बोलना पड़ा। आप उस शब्द का असर देखिए। जितने भी जो अपने आप को दिमागी नक्सल समझते थे वो सारे जो है वो बिल से बाहर आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं भी जो है वो इसका जिक्र नहीं किया। अब जब आपने देखा होगा, कई बार जो हम वीडियो में बात कर चुका हूं कि किस तरीके से अर्बन नक्सल काम करता है। 1947 में पहली बार जब भारत, या आप कहें कि आजाद हुआ, तो पहली बार जो कैबिनेट बनी वो कहीं भी जो है वो निर्वाचित कैबिनेट नहीं थी, वो मनोनीत कैबिनेट थी। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया अंग्रेजों ने। जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा मंत्री बनाया मौलाना आजाद को। और मौलाना आजाद कहां कितना पढ़े हुए थे? मदरसा छाप, सिर्फ जो है वो कुरान और हदीस शायद आई थिंक जो है, अगर मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर पा रहा हूं, तो उनकी पढ़ाई की, स्कूल कभी नहीं गए, लेकिन वो शिक्षा मंत्री थे। तो शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने क्या पढ़ाया? अकबर महान है, महाराणा प्रताप की हार हुई।
कहीं भी सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए उनका जो बलिदान है वो 2 लाइन में सिमट गया। तो आप सोचिए कि हम क्या पढ़ रहे थे। और जब कहते हैं कि भविष्य छात्र जो है वो देश का भविष्य होता है, तो उनको पढ़ाया ही गया कि मुगल जो है वो महान थे और अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया और भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी उसकी ये खामियां थी। इसके अलावा किसी और को जो है वो ना मंगल पांडे का, या आपको देखोगे छोटे छोटे चैप्टर में जो है वो पढ़ाया गया। उसके बाद 1967 में जैसे ही लेफ्ट विचारधारा का उदय हुआ, नक्सलवाद आप साइड में करिए, शिक्षण संस्थानों को लेफ्ट के हवाले कर दिया। अब लेफ्टिस्ट जो थे वो ब्रेन वॉश करने लगे। तो क्या पढ़ाने लगे? कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो ज्यादा पैसे कमा रहा है वो नहीं होना चाहिए इस देश में, पैसे जो है वो बराबर डिवाइड कर देने चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें जो है वो पढ़ाई गई। और इसीलिए देखा होगा आपने कश्मीर फाइल फिल्म में एक डायलॉग, सरकार किसी की भी हो सिस्टम हमारा होगा। तो उस सिस्टम ने इतनी जो जड़ें हैं वो अपनी गहरी कर ली कि उससे लड़ाई लड़ने के लिए उससे ज्यादा मजबूत सिस्टम की जरूरत। अब वो सिस्टम कैसे काम करता है, एक उदाहरण लेते हैं। इसी संदर्भ में सीपीआई जो लेफ्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके एक लीडर है बिनोय विश्वम। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी के बाद में बिनोय विश्वम ने एक जो है वो स्टेटमेंट दिया, प्रॉपर सोशल मीडिया पर लिखा। और क्या लिखा कि वंदे मातरम जो है वो भारत का राष्ट्रगान नहीं है। तो वो राष्ट्रगान किसका है? इन महाशय का कहना है कि वो राष्ट्रगान जो है वो वीर सावरकर का है। वो राष्ट्रगान जो है वो आप देखोगे तो गोडसे का है, वो आरएसएस का है या फिर उनके अनुयायियों का है। तो पहला राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब लिखा? 1857 की क्रांति के बाद में, क्योंकि जो कारतूस बनाए गए थे वो सुअर और गाय की चर्बी से थे। धार्मिक भावनाएं आहत हुई। मंगल पांडे ने उसकी शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे साधु सन्यासी उसमें कूद पड़े। अब धार्मिक मसले पर, क्योंकि धार्मिक जो व्यवस्था है वो भारत की इतनी मजबूत कि अगर उसके ऊपर कोई मामला आ जाता है तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल। तो अब उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो फिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की 1885 में, उसको दबाने के लिए कि कोई अगर भारतीय मेंबर होगा तो वो शायद इनको समझा सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इससे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ जो किताब थी आप उठाकर देखिए, उसमें 1870 के आसपास जो है वो वंदे मातरम गीत लिख चुके थे। तो अब हम आते हैं वीर सावरकर। वीर सावरकर का जन्म कब हुआ? 1883 में। अब आप सोचकर देखिए कि वंदे मातरम के बाद जो है वो वीर सावरकर का जन्म होता है और उसको लेकर भी कई भ्रांतियां जो है वो पैदा की गई। लेकिन हम उस विषय में नहीं जाके आप इनकी मानसिकता को समझिए। उसके बाद में आता है नाथूराम गोडसे। तो नाथूराम गोडसे का जन्म होता है 1910 में। आप सोचकर देखिए कि इसका जन्म ही 1910 में होता है। और ऐसी स्थिति में आरएसएस की स्थापना होती है 1925 में। अब हमारा जो है वो किस तरीके से लेफ्ट विचारधारा हावी है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी का हत्यारा है, इसलिए ब्राह्मणवाद इस देश को स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ये लेफ्ट विचारधारा आपको कभी नहीं पढ़ाएगी कि नाथूराम गोडसे तो एक था। आप सोचकर देखिए, एक हत्यारा आप कह सकते हो उसको कि एक हत्यारा था जिसने महात्मा गांधी की, एक व्यक्ति की हत्या की। क्योंकि पब्लिक डोमेन में सब कुछ चीजें पड़ी है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। लेकिन उसके बाद आप देखिए 1947 में जो इस बंटवारे के लिए जिम्मेवार थे, लाखों लोगों को जो है वो काट दिया गया। उसका जिम्मेवार कौन था? कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी? आप आगे चलिए, राजीव गांधी के हत्यारे कौन थे? कभी ये बोलते हैं कि वो किस धर्म से और किस समाज से आते थे? क्या उनका नाम लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। इंदिरा गांधी के हत्यारे ये कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर उनको सूट करता है। तो आप सोचकर देखिए कि किस तरीके से एक पूरा प्लानिंग के तहत जो है वो टारगेट किया गया। इसे कहते हैं अर्बन नक्सल। और ये अर्बन नक्सल जो है वो कीड़ा किस तरीके का है आप इसको समझ सकते हो। और इसको तोड़ने के लिए इसका काउंटर जितना मजबूत होगा, इसलिए मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त जो है अमित मालवीय को हटाकर एक सबसे बड़ी, जिसको आप कहोगे कि एक जीत हासिल की है। आप देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि नए जो आईटी सेल के प्रभारी है दीपक मास्के, वो छत्तीसगढ़ से आते हैं।
अब उनका काम करने का तरीका क्या होगा, लेकिन पिछले कई दिनों से जो है वो लगातार मैं भी यही सवाल उठा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर कोई कमजोरी है तो वो अमित मालवीय है। भारतीय जनता पार्टी की जो अच्छी योजनाएं हैं उनको भी वो नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते। और भारतीय जनता पार्टी में ये ट्रेंड चल पड़ा है, जो काम जेएनजी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं को करना चाहिए था वो आखिर में प्रधानमंत्री को करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है और इसका प्रभाव क्या है। आप ये भी जो है वो सुचारू रूप से अगर आप देखोगे तो कैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने एक नया जो है वो चलाया है कैंपेनिंग की स्कूलों को ठीक करो। तो स्कूलों की जो समस्या है वो किसकी देन है, आज की तो नहीं है 10 से 11 साल की, वो 80 साल की है। लेकिन 80 साल को छुपाकर पिछले 5 साल का हिसाब किताब मांगा जाता है नरेंद्र मोदी से। और अगर उसका भी काउंटर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती तो फिर आईटी सेल किस काम का है भारतीय जनता पार्टी का। और जब राइट विंग ये काम करता है तो फिर यही आईटी सेल जो है, क्योंकि राइट विंग एक तरीके से राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उससे प्रेरित, और जब वो राष्ट्रवाद की बात करता है और वो भारतीय जनता पार्टी को उसका आईना दिखाता है तो फिर यही आईटी सेल जो है अमित मालवीय की, ये उसके पीछे लग जाती है। तो ये आईटी सेल का अब तक का जो है वो दोहरा रवैया। तो मुझे लगता है आज इससे मुक्ति मिली है, बदलाव हुआ है, और भी बहुत सारे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो ये लगा कि अमित मालवीय को अब विदाई दे दी गई, बहुत देरी से दी गई। 2019 के विधानसभा वो लोकसभा चुनाव के बाद दे देनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। अब वो क्या मजबूरियां थी मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इस वक्त जो माहौल बना हुआ है यूजीसी को लेकर, एक तरीके से आप आरक्षण को लेकर कह सकते हो और कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कह सकते हो, पूरा विपक्ष जो है वो जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की छवि को डेंट करने के लिए लगा हुआ है, उसके लिए एक काबिल आईटी सेल का जो प्रभारी है उसका होना बहुत जरूरी है। और आज शायद मुझे लगता है कि वो बदलाव सही तरीके से दिखाई दे रहा है। आगे क्या हुआ हम नहीं कह सकते कि उनका काम करने का स्टाइल क्या होगा, लेकिन अब तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे सही कदम। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।